ग्रेटर हैदराबाद के निवासियों के लिए आउटर रिंग रोड पर एक और इंटरचेंज उपलब्ध हो गया है। आईटी मंत्री केटीआर ने शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ हैदराबाद के नारसिंगी के ओआरआर पर बने इंटरचेंज का उद्घाटन किया। मंत्री केटीआर ने कहा, नारसिंगी में 29.50 करोड़ रुपयों की लागत से इंटरचेंज का निर्माण किया गया है और ये ओआरआर पर 20वां इंटरचेंज है। एक और जल्दी उपलब्ध होगा। आउटर पर वाहनों की गति सीमा 120 किलोमीटर कर दी गई है। सीएम केसीआर ने कहा था कि आउटर रिंग रोड के बगल में सर्विस रोड विकसित किया जाना चाहिए। बताया गया है कि शमशाबाद नगर पालिका को 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा, मूसी नदी पर 14 पुलों के निर्माण की अनुमति दी जाती है और जल्द ही इसी का शिलान्यास किया जाएगा और 5 टेंडर प्रक्रिया में है। मूसी पर शमशाबाद के नागोल तक 55 किलोमीटर की दूरी तक एक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। इसी के अलावा मूसी नदी का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, बीएचईएल से कुंदुकुरु फार्मेसी तक मेट्रो ट्रेन के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। मंत्री हरीश राव ने कहा, आइए स्वास्थ्य तेलंगाना के लिए काम करें। सरकारी औषधालयों में सभी प्रकार की मेडिकल जांचें एवं जांच निःशुल्क प्रदान की जाती है। 70% सरकारी अस्पतालों में हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स में 134 मेडिकल परीक्षण उपलब्ध है। उन्होंने हैदराबाद के कोंडापुर सरकारी अस्पताल से वर्चुअल 134 मेडिकल जांच की शुरुआत करी। टी डायग्नोस्टिक के माध्यम से 134 जांचें निःशुल्क की जा रही थी और सभी पीएचसी में जांच निःशुल्क कराई जाएगी। देश में कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। मंत्री ने कहा कि राज्य के 31 जिलों में टी डायग्नोस्टिक सेंटर, रेडियोलॉजी सेंटर उपलब्ध हो गए हैं। 2 अन्य जिलों में काम चल रहा है और उन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में डॉक्टरों का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। उन सभी डॉक्टरों को विश्व डॉक्टर दिवस की शुभकामनाएं, जिन्होंने तेलंगाना को चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आते ही प्रगति भवन का नाम बदल दिया जाएगा। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर ने प्रगति भवन को कलवंकुंतला भवन में बदलने की आलोचना करी है। महाजन संपर्क अभियान की एक खुली बैठक काचीगुडा डिवीजन के लिंगमपल्ली चौराहा के पास में आयोजित करी गई। इसी कार्यक्रम में किशन रेड्डी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, बीआरएस सरकार ने हैदराबाद शहर के विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। शहर को माफिया शहर में तब्दील कर दिया गया है। अंबरपेट में अवैध मुकदमे दायर कर लोगों को डराया जा रहा है। वे खाली जगहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और मूसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा, लोग चाहते हैं कि तेलंगाना में नरेंद्र मोदी का न्यायपूर्ण शासन आए। तेलंगाना को लूट खसोट से मुक्त कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने तेलंगाना के शहीदों को नजरअंदाज किया है और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। वकील संरक्षण अधिनियम को लेकर एलबी नगर में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार शामिल हुए। प्रवीण कुमार ने सवाल किया, सीएम केसीआर राज्य में वकीलों पर हो रहे हमलों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? वकीलों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए ये कहा है कि राज्य सरकार को तुरंत वकीलों के लिए विशेष सुरक्षा कानून लाना चाहिए। बसपा के सत्ता में आने के बाद वे वकीलों, डॉक्टर और अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए एक विशेष व्यापक सुरक्षा कानून लाएंगे। पुलिस द्वारा 41A सीआरपीसी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग करी गई है। वकीलों पर राजनेताओं का दबाव कम करने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। बहुजन राज्य में गरीब समुदाय के युवा वकीलों को वकील कार्यालय स्थापित करने के लिए 5 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीजेपी नेता एनवीएसएस प्रभाकर ने मंत्री केटीआर पर निशाना साधा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी सरकारी कार्यक्रम में मनमानी टिप्पणियां कर रहे हैं। एनवीएसएस ने कहा, अगर किसी को तेलंगाना समुदाय से माफी मांगनी है तो सीएम केसीआर को इन 10 वर्षों में कम से कम 10 बार ऐसा करना चाहिए। प्रभाकर ने आरोप लगाया कि केसीआर ने हर मामले में एक समुदाय को धोखा दिया है। आरटीसी जेएसी के चेयरमैन अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि 3 साल बाद आरटीसी में सभी यूनियनों का गठन जेएसी के रूप में हुआ है। सीएम केसीआर ने पूर्व में जो वादे किए थे वे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने सभी विभागों में सरकारी नौकरियों के वेतन में संशोधन किया है, लेकिन आरटीसी कर्मचारियों के वेतन में 2 बार भी संशोधन नहीं किया गया है। जैसे जैसे निजी बसें बढ़ रही है, आरटीसी को घाटा हो रहा है। उन्होंने आरटीसी डिपो को बंद करने पर रोक लगाने को कहा। उन्होंने आरटीसी सेवा को ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों की समस्याओं को चेयरमैन व एमडी के ध्यान में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा महिला कर्मचारियों से किए गए वादों पर अमल नहीं होने से उन पर काम का दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कर्मियों पर काम का बोझ कम करने की मांग करी है। उन्होंने कहा, वे राज्य के सभी डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को एक साथ लाएंगे और भविष्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे।
तेलंगाना में मानसून के आगमन में देरी का हैदराबाद और राज्य के अन्य जिलों में टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा स्थापित रायतु बाजार, जिसका उद्देश्य जनता को बढ़ती कीमतों से राहत प्रदान करना, वह भी स्थिति को अंकुश लगाने में असमर्थ रहे हैं। विशेष चिंता का विषय टमाटर की अत्यधिक कीमतें हैं, जो हैदराबाद और कई जिलों में आश्चर्यजनक रूप से 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हाल ही में खुदरा बाजार में टमाटर 80 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था, लेकिन अचानक 20 रुपये की तेज बढ़ोतरी देखी गई। आमतौर पर टमाटर की कीमत 20 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच होती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले सप्ताह टमाटर 50 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। टमाटर की कीमतों में इस अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय स्थानीय खेती में कमी के साथ साथ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के प्रतिकूल प्रभावों को दिया जाता है, जिससे सब्जियों की फसल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा भीषण गर्मी के कारण सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य जिलों में मांग को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर और मदनापल्ली जैसे क्षेत्रों के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के औरंगाबाद से टमाटर का परिवहन किया जा रहा है। खुदरा बाजार में हरी मिर्च की कीमत भी आसमान छू रही है और 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, विभिन्न फलियों और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कीमत अब 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। इसके अतिरिक्त हरे मसालों और पत्तेदार सलाद की कीमतों में भी समान वृद्धि देखी गई है। सब्जियों की बढ़ती कीमतें जनता, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत उनके दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, क्योंकि वे इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे का तुरंत समाधान करना चाहिए और सभी के लिए सस्ती और पौष्टिक उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सब्जियों की कीमतों को स्थिर करने के उपाय करने चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बीच राजकोषीय विवाद हुआ। पूर्व मंत्री गड्डम विनोद ने पूर्व एमएलसी प्रेम सागर के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया है। एक ही पार्टी के नेताओं के बीच झड़प चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले साल 30 जून को प्रेम सागर राव ने विनोद से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्होंने उसी पैसे के संबंध में 25 जुलाई को एक चेक जारी किया। उसने मुझसे डिपॉजिट करने के लिए कहा। वह 2 हफ्ते में पैसे अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन चेक की अवधि समाप्त हो गई और पैसा जमा नहीं हुआ। 4 नवंबर को उसने दूसरा चेक दिया, वह भी बाउंस हो गया। कई कॉल का जवाब नहीं देने पर विनोद ने 10 मई को अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा। बाद में इस महीने की 27 तारीख को हैदराबाद 6वें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दायर किया गया। कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच हुई मनी पंचायत पार्टी के अंदर और बाहर की चर्चा का विषय बन गई है। मामला कोर्ट की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। तेलंगाना राज्यव्यापी ग्रुप 4 की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 8,180 पदों के लिए 9,51,321 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। कुल 2,876 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पेपर 1 सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था। ग्रुप 4 की परीक्षा के आयोजन के लिए सख्त नियम लागू किए गए और 1 ही मिनट की देरी होने पर भी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। गहन जांच के बाद ये अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। जो अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ और सोने के आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्रों पर आते हैं, उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया।
परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों पर मेडिकल स्टाफ आशा एएनएम को तैयार रखा गया है। टीएसपीएससी के सूत्रों को पता चला कि ग्रुप 4 की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। टीएसपीएससी बोर्ड ने कहा कि परीक्षा में 80.40% उम्मीदवार शामिल हुए। पीड़ितों ने सरकार से गुहार लगाई है, सरकारी अधिकारियों को गुमराह कर उन्हें परेशान करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जुबली श्री राम नगर स्थित एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने सरकार से अपील करी है। पीड़ित हाफिज और मुनव्वर ने कहा कि उन्होंने यूसुफगुडा गांव के सर्वे नंबर 128-2, 128-3 में जमीन साल 2006 में खरीदी थी और साल 2007 में रजिस्ट्री भी कराई थी। बताया जाता है कि मोहम्मद गोश नामक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को अपना कहा और अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि इस बात का खुलासा हुआ, कोर्ट ने एक अधिकारी को जांच करने का आदेश दिया और मौके पर पहुंचे अधिकारी ने उनसे कहा कि जांच में उनकी जगह होगी। उन्होंने अदालत में जो मकान नंबर जमा किया वह स्पष्ट रूप से जीएसएमसी रिकॉर्ड में नहीं था, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त करी कि वह बार बार अवैध रूप से उनके परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने 7 बार किया। उन्होंने राज्य सरकार से वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद खरीदी गई जमीन को उत्पीड़न से बचाने की अपील करी है। उन्हें आ रहा है बालिया से लिए बोल के आ रहा हूँ, मोहम्मद गौस नाम है। सर्वे नंबर भी मैच नहीं है, बाउंड्रीज भी टैली नहीं हो रहे, हाउस नंबर भी टैली नहीं हो रहे, कोई सा भी टैली नहीं हो रहा। रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी ऐसी रिपोर्ट है, एक बार नहीं 3 मरतबे रिपोर्ट दी है, 6 टाइम रिपोर्ट दी है। अब कंप्लेंट कैसा देंगे साहब? हम अब आ रहे बोले तो हमारी जमीन हम बचाने के वास्ते हमारे परेशानियों में हम रह रहे। बेलीफ को पूछे, बेलीफ आके बोला ये टैंपरिंग नहीं है, मैं रिपोर्ट सही लिखा, मेरे उसमें मदाखलत करके मेरी टैंपरिंग करे बोल के बेलीफ भी बताया। इसलिए इंक्वायरी विजिलेंस में, हाई कोर्ट विजिलेंस में एक केस भी डाले, कंप्लेंट करे तो वहां पर इंक्वायरी चल रही। इंक्वायरी के बावजूद भी फिर आके हरासमेंट कर रहे। इतने एफआईआर है, तो 6-7 12-13 एफआईआर है पूरे, इतने एफआईआर है पर भी, और उन्हें आके हरासमेंट कर रहा। अब हरासमेंट कर रहा है तो हम बार बार यही बोल रहे कि पुलिस को भी बोल रहे यही, और मीडिया से भी गुजारिश है आप लोग रेस करिए। हमारे फिजिकली पोजीशन हमारा आपसे नहीं है। 2000 राज्य के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हर पार्टी राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है और जिससे कि उसे फायदा हो। इसी सब के चलते अब भाजपा नेता चाह रहे हैं कि विधायक राजा सिंह का निलंबन रद्द कर दिया जाए, जिससे कि वे भी पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो सके और इसी का पूरा फायदा पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिले। आइए यहाँ इसी विषय पर रोशनी डालते हैं। हाल ही में तेलंगाना भाजपा नेता और वरिष्ठ अभिनेत्री विजय शांति ने टिप्पणी की कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि गोशामहल विधायक टी राजा सिंह के निलंबन को रद्द करने के फैसले में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा देरी की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की राय है कि विधायक राजा सिंह के निलंबन के संबंध में भाजपा के निर्णय में देरी हो रही है। हालांकि बंडी संजय सहित पूरी राज्य पार्टी की इकाई ईमानदारी से चाहती है कि निलंबन को रद्द कर दिया जाए। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। केंद्रीय मंत्री और सिकंदराबाद के सांसद जी किशन रेड्डी ने मई में कहा था कि गोशामहल विधायक टी राजा सिंह, जिन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा में वापस आ जाएंगे। किशन रेड्डी ने बताया कि हम सभी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, जल्द ही उन पर से निलंबन वापस लिया जाएगा। अंततः राष्ट्रीय पार्टी आलाकमान ही फैसला लेगी। यह निलंबन एक नीतिगत निर्णय के तहत किया गया था, इससे जुड़ा फैसला सही समय पर आ जाएगा। यह तो पता ही है कि हैदराबाद में एक शो आयोजित करने की अनुमति देने के जवाब में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद गोशामहल विधायक राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में निलंबित कर दिया गया था। राजा सिंह को जल्द ही हैदराबाद पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन पीडी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था और वर्तमान में वह तेलंगाना उच्च न्यायालय से मिली जमानत पर बाहर है।
हालांकि उन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है क्योंकि अदालत ने उनकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी, जिनमें सार्वजनिक रूप से भड़काऊ टिप्पणियां पारित नहीं करना और सामान्य रूप से सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी शामिल है। अब देखना यह है कि भाजपा का हाईकमान क्या कुछ तय करता है। वैसे तो यह साफ पता चलता है कि पार्टी चुनाव से पहले उनका निलंबन रद्द करेगी क्योंकि पार्टी की जीत में उनका अहम रोल हो सकता है, पर क्या और कब होगा अभी यह कहना मुश्किल है। श्री वेंकटेश्वर वेदांत वर्धिनी संस्कृत कॉलेज न्यू बोयिनपल्ली सिकंदराबाद में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया और इसी मौके पर लंबे समय के महाविद्यालय में विद्यार्थियों को अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे डॉक्टर भास्कर बाबा को प्राचार्य, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर भास्कर बाबा कहते हैं, पहले डॉक्टर वेदांत चंद्रान महान चिकित्सा विशेषज्ञ थे। उन्होंने याद दिलाया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके द्वारा की गई सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से यह जानने का आह्वान किया, स्वास्थ्य एक महान वरदान है। कहा जाता है कि प्रत्येक छात्र स्वस्थ है यदि वह पौष्टिक आहार लेता है और व्यायाम करता है। कार्यक्रम में प्राचार्य बनोत सुरेंद्र, डॉक्टर किशन व अन्य शामिल हुए। खैरताबाद फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने टू व्हीलर को टक्कर मार दी। इसी घटना में टू व्हीलर पर सवार दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। एक दुर्घटना में टू व्हीलर बेट कार नीचे चपेट में आई। सड़क हादसे के कारण फ्लाईओवर पर भीषण जाम लग गया। घायल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। बाद में पुलिस पहुंची और यात्रा सुचारू कराया। ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कर कार जब्त कर ली है। सीएम राहत कोष घोटाले में सीआईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ऐसा लगता है कि जल्द ही गिरफ्तारियों का मंच तैयार हो गया है। सीएम राहत कोष घोटाले में सीआईडी की जांच का खुलासा हो गया है। इसी घोटाले के खिलाफ पिछले अप्रैल में सैफाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उसी के बाद मामला हैदराबाद से सीएस को ट्रांसफर कर दिया गया और 4 मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये घोटाला सबसे पहले मीडियाल गुटा के सामने आया। मालूम हो कि फर्जी बिल और फर्जी मरीज बनाकर सीएम राहत कोष को चुना लगाने की कोशिश करी गई। उन्होंने आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर फर्जी बिल बनाए और अस्पताल में इलाज कराया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घोटाला इसलिए आसान था क्योंकि विधायकों की सिफारिशी चिट्ठियां उनके पीए द्वारा मंजूर की जा रही थी। एक ही तरह के कई बिल मिलने पर सीएम रिलीफ फंड के कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऐसा लगता है कि इसी घोटाले में अस्पताल के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के पीए की मुख्य भूमिका है। सीआईडी ने पाया यह घोटाला राज्य भर के कई जिलों में हुआ है। यह घोटाला पूरे राज्य में होने के कारण मामला सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली गांव तालाब में अवैध निर्माण को राजस्व अधिकारियों ने ढहा दिया और पिछले दिनों कंटेनर खड़ा होने के कारण अधिकारियों ने पहुंचकर उसे हटा दिया है। जुलूस पर कब्जा कर लिया और कई निर्माण करा लिए। पहले गांव के तालाब पर बांध होता था, आज गांव के दबंगों ने बांध को हटा दिया है। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों ने राजस्व अधिकारियों से शिकायत करी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को धार दिया है। तहसीलदार चंद्रशेखर गौर ने कहा, इसी मौके पर कई बार गांव के तालाब में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तालाब में बार बार अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हकीपेट सीआईएसएफ गेट पर एक सड़क दुर्घटना हुई। करीमनगर डिपो की एक आरटीसी बस दुपहिया वाहन से टकरा गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मुसापेट के तारक और भीमोडू नाम के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब वह तुर्कापल्ली में अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करी। जीएचएमसी द्वारा निजी कंपनियों को निर्माण के लिए दी गई जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को विज्ञापनों से आय होती है और वे लोगों को कई सुविधाएं देने के समझौते से बंधे हैं, लेकिन जब यह लागू हो जाता है तो वे अपना ही हित देख रहे होते हैं। इससे जीएचएमसी की मंशा पूरी नहीं हो रही है। प्राइवेट लोग अपनी जेब भर रहे हैं। विश्व स्तरीय 5 साल पहले जीएचएमसी ने शहर में 12 स्थानों पर एसी बस शेल्टरों के विकास की शुरुआत की थी। समझौता यह है, विज्ञापन एजेंसियां आश्रयों का निर्माण करेंगी और 15 वर्षों तक उनका प्रबंधन करेंगी। बस शेल्टरों पर विज्ञापनों की व्यवस्था की गई और अंदर एक कॉफी शॉप की व्यवस्था की गई ताकि एकाधिकारवादी आय अर्जित कर सके। शिल्पराम के सामने केपीएचबी, कुकटपल्ली, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, दिलसुख नगर, एलबी नगर, खैरताबाद और अन्य क्षेत्र उपलब्ध है। इनमें से कुछ बस स्टॉप पर ताला लगा हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं करने को लेकर अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं।
NTR मार्ग पर सचिवालय के बगल में फुटपाथ पर एक कंटेनर कैफे है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मुफ्त शौचालय और बच्चों के लिए नर्सिंग रूम उपलब्ध कराने के लिए शहर में 500 से अधिक ऐसी संरचनाएं स्थापित की गई है। निर्माण की लागत के साथ साथ जमीन GHMC द्वारा दी गई थी। एक एकाधिकारवादी कंपनी ने एक कंटेनर में दुकान स्थापित की है जो इसके चारों ओर 2 या 3 गुना अतिरिक्त जगह घेरती है। ऐसी शिकायतें आ रही है कि शौचालयों और नर्सिंग रूम को भंडारण कक्ष में बदल दिया गया है। तीन से एक शांतिनगर के मल्लेपल्ली ITI रोड पर कूड़े का बहुत बड़ा ढेर हुआ करता था। GHMC द्वारा ढेर हटा दिए गए। 12 स्टॉल वाला स्ट्रीट फूड जोन बनाया। जैसे जैसे इनके आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतें जारी रही, दुकानों के कुछ पट्टाधारकों ने इन्हें किराए पर देना शुरू कर दिया। कूड़े के ढेर हटने, ट्रैफिक बढ़ने और दुकानों पर लोग खड़े होने से पट्टाधारकों ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने विपरीत फुटपाथ पर कब्जा कर लिया और इसे किराए पर देना शुरू कर दिया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को GHMC और राजस्व अधिकारियों को कुकटपल्ली चरण 15 में 87,555 वर्ग गज खुली जगह, पार्क और सड़क क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश किया। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति N तुकाराम जी के पीठ ने सामुदायिक संगठन फॉर पीपल्स इमेंसिपेशन KPHB कॉलोनी के U शिव प्रसाद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को भूमि कब्जाने वालों से बचाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील बत्तीना कमलाकर राव ने इस तथ्य को देखने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कहा था, आधिकारिक मशीनरी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा, हालांकि अधिकारियों ने यह कहते हुए प्रतिवाद दायर किया है, वे भूमि की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। पीठ ने अधिकारियों को भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए 27 जुलाई तक इस संबंध में उनकी प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी। फिल्म RRR से तेलुगु सिनेमा को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने वाले निर्देशक राजामौली को दुर्लभ सम्मान मिला है। राजामौली को प्रतिष्ठित भारतीय स्कूल क्रिकेट बोर्ड का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजामौली जल्दी ISBSC के चेयरमैन का पद संभालेंगे। इसी मौके पर राजामौली ने कहा कि वह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने कहा, वह सुंदर अविकसित क्षेत्र रांची से आए हैं। राजामौली ने कहा, हमारे देश में धोनी जैसे कई हीरे हैं और उनका उद्देश्य ऐसे लोगों को सामने लाना है, उन्हें एक मंच प्रदान करना। ISBC का गठन पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर के मार्गदर्शन में ग्रामीण स्तर के क्रिकेटर बनने के इच्छुक लोगों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। जबकि राजामौली के बेटे कार्तिकेय पहले से ही ISBC के संयुक्त सचिव हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण मुख्य संरक्षण है। अनुभवी क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर के मुख्य सलाहकार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक शहर में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने निम्न दबाव ट्रफ के प्रभाव के शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी करी। हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि तेलंगाना में आज और कल बारिश होगी। रात में कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कुछ जिलों में बिजलियां कौंधने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हैदराबाद मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि 4-5 जुलाई यानी मंगलवार और बुधवार को तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिलाबाद, कोमुरम भीम, आसिफाबाद और मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, सागारेड्डी, मेदक और कामरेड्डी जिलों में गरज और बिजली की बारिश की संभावना है।